साहबजादा अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, क्या देश के लिए बलिदान होने के लिए किसी कोई उम्र मोहताज रखती है क्या? और यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी दो तरीके से, एक आपका आदर्श कौन? समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की चाटुकारिता करने वाले। क्या कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने? सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से के मोह से दूर हटकर के कार्य कर सके। क्या ये लोग रह पा रहे हैं? या एक परिवार का गुलाम बन करके उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं? क्या यही समाजवादी आंदोलन है? कहां जयप्रकाश का आदर्श चला गया? कहां आचार्य नरेंद्र देव जी का आदर्श चला गया? कहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श चला गया? देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष। कौन ऐसा भारतीय होगा जो जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके इसको अंगीकार न किया हो? और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक और हमारा युवा पीढ़ी देश के बारे में क्या सोचता है, आज उसे जब सोचना होगा तो उन्हें इन महापुरुषों के बारे में एक बार इनके उद्घोष को भी अंगीकार करना होगा। और ये सभी युवा हैं। और दूसरी तरफ हम नए ज्ञान की परंपरा से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते, कभी नहीं वंचित कर सकते। हर नया ज्ञान अपने आप में एक विज्ञान होता है, उससे आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब भी आप उससे अपने आप को दूर करेंगे तो आपके लिए स्वयं भी आने वाले समय के लिए आप स्वयं के लिए बैरियर खड़ा कर रहे हैं। उस बैरियर से अपने आप को बचाना, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये समय की गति बड़ी निराली है, जो उसके साथ नहीं बढ़ पाता है तो समय उसकी दुर्गति कर देता है। हमें दुर्गति का शिकार नहीं बनना है, हमें तो उस प्रवाह के साथ 10 कदम आगे बढ़ करके चलना है। तमाम लोग नई बातों को, नए रिफॉर्म को अंगीकार नहीं कर पाते। कोई चीज नयापन आता है, लोग उसका विरोध करने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। याद रखना, हमें अपने आप को तैयार करना होगा इस कार्य के लिए। और समय गया जब नारे लगते थे कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और बंद होना चाहिए। देश और समाज का उत्थान इसमें कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखना, हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें नए ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की एक उत्कृष्ट टीम को नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इस बात को भी आज स्पष्ट उल्लेख करूंगा, हम लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है, बार बार उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। और विश्वविद्यालयों को भी तय करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या हम विश्वविद्यालयों में युवा संसद का गठन कर सकते हैं। ये युवा संसद जिसमें हर क्लास में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आने पाए, लेकिन हर क्लास में पहले प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन
दूसरे तीसरे ईयर्स में या फिर पीजी के कौन से छात्र चुनाव के मैदान में अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे? मेरिटोरियस छात्र, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वे लोग जाए। अन्यथा मैं एक बार देख रहा था एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का एक पदाधिकारी मुझे मिला, तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारी तो उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। तो तब मुझे किसी ने बताया कि साहब ये इस समय छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और इनका पुत्र भी बीए में पढ़ रहा है। अब मुझे बताओ कि जिसका पुत्र बीए में पढ़ रहा हो उसी विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ का पदाधिकारी बन रहा है। यानी जैसे कि छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। आखिर उसकी भी तो एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा का अतिक्रमण तो नहीं होने देना चाहिए। विश्वविद्यालय शोध का केंद्र, जिसको लंबे समय तक रहना है, छात्र की कोई उम्र हम तय नहीं कर सकते, लेकिन कोई लंबे समय तक विश्वविद्यालय में रहने का इच्छुक है, वो शोध करे, उसको आप करने दीजिए। लेकिन छात्र संघ के चुनाव को लड़ने के लिए तो एक समय सीमा तय करनी ही पड़ेगी और युवा संसद का गठन होना चाहिए, लेकिन ये सभी एक समय में एक साथ हो। चुनाव का समय क्या है? आप सत्र नियमित करिए। 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में तय कर लीजिए कि इस दौरान सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम छात्र संघ का चुनाव करवा देंगे। और इसके बाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम, लेकिन इसके लिए भी छात्रों की गैदरिंग करके वहीं पे डिबेट कराओ, ओपन डिबेट कराओ। याद रखना, ये जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को, युवा शक्ति को बांटोगे, ये विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा, बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को तो विभाजित करने का वो पाप कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। और हमें कभी भी ऐसे लोगों को जो जाति, मत या मजहब के आधार पर विभाजन की उस खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं जब इसके बारे में सोचता हूं, कहां तक हम पहुंच चुके हैं, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय कर ली। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में देश के अंदर एक आंदोलन चला था, सरकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन इस बात का हो रहा था कि कंप्यूटर लगने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। याद करिए जो लोग उस समय रहे होंगे, कंप्यूटर लगे, लोगों का जीवन आसान हुआ, एक उपभोक्ता को आसानी से सुविधा मिलनी प्रारंभ हुई। उससे पहले होता क्या था? उससे पहले तो बैंक के बाबू या अकाउंटेंट की मर्जी होती थी, वो आपको 10 घंटे खड़ा कर ले, 4 घंटे खड़ा कर ले, या उसको बंद करके चला जाए, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता था। कंप्यूटर आया, काम भी आसान हो गया। कोई व्यक्ति जाता है, तत्काल अपने सारे कार्यों को ऑनलाइन भी देख सकता है और समय से सारी सुविधाएं उसे मिल भी जाती हैं। और अब वही नहीं, अब तो एटीएम भी आ गया, अब उससे भी आगे हम जा चुके हैं। विरोध बंद हो गया, एक समय के बाद अपने आप बंद हो गया। समाज को स्वीकार करना पड़ा था, हमें सुविधा चाहिए, समाज को सुविधा चाहिए, उसको ईज ऑफ लिविंग चाहिए। सुविधा मिली और खुश होकर के आगे बढ़ गया। आज ई ऑफिस पे पहुंच चुके हैं। हर व्यक्ति देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, विश्वविद्यालय में, अन्य संस्थानों में क्या कुछ हो रहा है, उन सब का अवलोकन कर सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं।
विश्वविद्यालय में आप ई लाइब्रेरी देख रहे होंगे। पहले विश्वविद्यालय में कोई छात्र बुक्स मांगता था, रेफरेंस बुक्स उसको चाहिए, कम होती थी, एक समय के लिए मिल पाती थी, पूरी नहीं मिलती थी, बामुश्किल 2-3 पुस्तकें एक बार में मिल पाती थी। आज तो आप जाइए ई लाइब्रेरी में जाइए, जो कुछ भी आपको डाउनलोड करना है सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये प्राप्त हो पाता है? क्या उसकी कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं, जितना कोई लेना चाहता है ले सकता है। और केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है, हर अच्छे कार्य का विरोध हुआ। प्रेस आया होगा, उसका भी विरोध हुआ होगा, एटीएम आया उसका भी विरोध हुआ, जीपीएस आया उसका भी विरोध हुआ, और आज चलते चलते हम कहां पहुंच गए? चैट जीपीटी पे पहुंच गए। कोई आर्टिकल तैयार करना है, 2 मिनट में आपको आर्टिकल आपके सामने, किसी भी विषय पर, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप किसी भी विद्वान से कहेंगे कि एक आर्टिकल हमें तैयार करना है, वो 4-6 घंटा 10 घंटा लगाएगा। और अगर वह इससे पहले चाहता भी होगा तो फिर उनको तो अपनी विद्वता का दिखाना है कि नहीं मैं विद्वान हूं, इसलिए वो जब तक आप उसको 10 बार नहीं कहेंगे तब तक नहीं देता था। लेकिन अब आप उसको 2 मिनट में ही टेक्नोलॉजी आपको दिखा देगा कि नहीं, आपको विषय में ये आपका रेफरेंस मैटर है, आप इसके अनुसार अपना आलेख तैयार कर लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को और आसान कर लिया, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। उतना ही आपके सामने चुनौतियां भी आई हैं। एआई और ऑटोमेशन के बाद हम लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी जा चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ भी जा चुके हैं, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी जीन एडिटिंग में पहुंच चुके हैं। कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज विज्ञान ने प्रगति न की हो? और अगर हम इससे अपने आप को अलग करते हैं तो हम अपने आप भी, अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है, जो मैंने पहले भी कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नेतृत्व वर्ग इस विश्वविद्यालय ने दिया है। यह सच है कि हर नया ज्ञान हो या विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो, उसकी अपनी चुनौतियां भी होती हैं। यह ज्ञान, यह चुनौती एक दूसरे के पूरक बनते हैं, बशर्ते कि वह सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अच्छे हाथों में जाएगा तो सदुपयोग होगा, गलत हाथों में जाएगा उसका दुरुपयोग होगा। परमाणु ऊर्जा के भी यही थे, उसके दोनों हेतु बने हैं। उससे ऊर्जा भी बन सकती है और उससे एटम बम भी बन सकता है। गलत हाथों में जाएगा, एटम बम से मानवता का नुकसान करेगा। अच्छे हाथों में जाएगा, लोगों को बिजली, सस्ती बिजली मिलेगी। यह तो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है जो इस तकनीक को अपना रहा है। उसके सुरक्षात्मक उपाय भी आवश्यक है, और इन सभी के साथ जुड़ते हुए जब आप सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं तो आपको ज्ञानवान होने के साथ साथ शीलवान भी बनाता है। और शीलवान आपको, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक मनुष्य को अपनी मानवीय गुणों के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग और उसके माध्यम से इस सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, या फिर उसको अपनी दानवी प्रवृत्ति से मानवता के कल्याण की गर्त पर उसको ले जाना है, यह उस पर निर्भर करता है।
और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आए हैं, हमें प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय फिर से अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करने के लिए एक नई तड़प के साथ आगे बढ़ा है। और यह तड़प उसी प्रकार से हम लोगों को दिखाई देती है जैसे प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को एक दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में स्थापित करने की एक तड़पन प्रयागराज के पास फिर से हम सबके सामने दिखाई दे रही है। मैं इस अवसर पर यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों से कहूंगा कि प्रयागराज कुंभ के भी अलग अलग पक्ष को लेकर के आपको भी अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुंभ या माघ मेला प्रयागराज की दृष्टि से क्या है? आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ तो उसके हैं, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के रोजगार पर, यहाँ के विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये सब बातों को अगर हम इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक नया चीज बनेगा। एक स्टडी इस पर होनी चाहिए। दुनिया भर के तमाम विश्वविद्यालय स्टडी करते हैं, इस विश्वविद्यालय को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे माघ मेला हर वर्ष होता है, हर 6 महीने में कुंभ होता है और महाकुंभ 12 वर्ष की अवधि में यहाँ पर आयोजित होता है। इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो वह हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करेगा। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मां गंगा की पवित्र धारा है, ये त्रिवेणी है। वैसे भी प्रयागराज की त्रिवेणी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम तो है ही। यहां पर विश्वविद्यालय का ये उत्कृष्ट माहौल और लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां पर पूरे मनोयोग से पढ़ करके आगे बढ़ता है। और यहां के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव से जो छात्र यहां आता है उसी भाव के अनुरूप उसे सफलता भी प्राप्त होती है, उसी भाव के साथ उसे सफलता प्राप्त होती है। डॉक्टर कुमार विश्वास के भाग्य में प्रयागराज नहीं था, प्रयागराज ने उन्हें जीवन दिया, एक दिशा दी। वे वापस अपनी मातृभूमि की ओर गए और उन्होंने वहां से अपना केंद्र बिंदु बनाकर के पूरे देश के अंदर आज छा गए, साहित्य जगत में छा गए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा भारत या हिंदी प्रेमी, कौन ऐसा दुनिया का नहीं होगा जो डॉक्टर कुमार विश्वास को न सुनना चाहता होगा। उनकी कलम की धार ने, उनकी लेखनी ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय को स्मरण किया। छात्र संघ या फिर इस प्रकार की गतिविधियों को सकारात्मक भाव के साथ हम कैसे देखें? विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों को जोड़ने की व्यवस्था को हम फिर से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और पता नहीं क्यों हमारे संस्थान अपने पुरातन छात्रों को अपने साथ जोड़ने में कोताही बरतते हैं। अगर हम उसको फिर से जोड़ सकें तो बहुत कुछ हम लोग अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की भौतिक प्रगति में, विश्वविद्यालय के अंदर एक नए माहौल को पैदा करने में, विश्वविद्यालय की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में वह काफी मददगार हो सकता है। और उस दिशा में उस सार्थक पहल के लिए मैं विश्वविद्यालय का आह्वान करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कुलपति जी की नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता की भावनाएं हैं, जिसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता था, उत्कृष्ट अकादमिक माहौल बनाने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए
उत्कृष्ट नवाचार के लिए अलग अलग पक्षों को लेकर के होने वाले विभिन्न जो स्टडीज हैं उन सब का एक उत्कृष्टतम केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ जिन छात्र छात्राओं को आज यहां पे डिग्रियां प्रदान की गई हैं, मैं देख रहा था उसमें से यहां पे डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने भी कहा कि 9 छात्रों को मंच पर प्रदान की गई डिग्री, उनमें से 8 बालिकाएं थी। एक अच्छा परिणाम अच्छा था और उनमें एक उत्साह भी है। छात्रों को भी उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में बालिकाएं मेडल प्राप्त कर जा रही हैं, बालक पीछे रुक जा रहे हैं। और जबकि मेरा विश्वास है कि माँ बाप ने बालक पे ज्यादा ध्यान दिया होगा, बालिका पे कम ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखता हूं, मैं एक जनपद में गया था 2017 में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, बेसिक शिक्षा स्कूल में जा रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, यही नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा। मैंने वहां पर एक बालिका थी, कपड़े भी फटे थे, 3री 4थी क्लास की बच्ची थी, नंगे पैर थी, कंधे में एक झोला उसने टांगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? कहा स्कूल। मैंने कहा तुम कितने भाई बहन? कहा कि हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 1 मैं हूं। तो मैंने कहा भाई स्कूल नहीं पढ़ते? कहा नहीं, वो भाई है ना तो दूसरे स्कूल में गए। तो मैंने समझ पाया कौन दूसरा स्कूल। तो उसने कहा मुझे, कहा कि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। और मैंने कहा आप? कहा कि मुझे जो है सरकारी स्कूल में भेजा गया। मैंने कहा तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े भी तुम्हारे फटे पुराने हैं, तुम्हारे भाइयों के पास भी ऐसे ही है। तो उसने कहा नहीं, भाई है ना, तो भाई को तो चप्पल भी, जूता भी मिला है और कपड़े भी मिले हैं। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं मिले? कहा नहीं, मुझे सरकारी स्कूल में भेजा गया है। तो मैं लखनऊ आया और लखनऊ मैंने बैठक ली बेसिक शिक्षा परिषद की, और मैंने कहा भी आदेश करो कि हर बच्चे को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे और बालक बालिका की एक जैसी यूनिफॉर्म देंगे, जूते मोजे भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे। 1,91,00,000 बच्चों को हम आज के दिन पे 2 यूनिफॉर्म देते हैं, स्वेटर भी देते हैं, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स सब देते हैं। एक समानता उसके माध्यम से लाने का कार्य किया गया। याद रखना, जब तक हम समानता नहीं लाएंगे, बालक और बालिकाओं के बीच के विभेद को समाप्त नहीं करेंगे, प्रगति नहीं होगी। जब तक चाहे वह परिवार के अंदर के वाद को हो, चाहे वह समाज के बीच के बात का हो, जब तक इस पर कठोर प्रहार नहीं होगा, तब तक प्रगति हमारी बाधित होती रहेगी। और उसी कठोर प्रहार के लिए हम सबको तैयार होना होगा। हमारे अकादमिक संस्थानों को, हमारे विश्वविद्यालयों को वर्तमान की इन चुनौतियों से जूझने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। वह समय गया जब समाज की खाई को चौड़ा करके लोग अपना उल्लू सीधा करते थे। अब उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें दुनिया को देखना होगा, हमें देश की प्रगति के साथ अपने आप को तारतम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इस देश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आप सबको प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एक नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा 2047 में, तब कैसा भारत हमें चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने की एक अभिनव यात्रा है। और शिक्षा जगत को, हमारे युवाओं को उसके साथ तारतम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। दीक्षांत समारोह उसी की एक नई कड़ी के रूप में आज इन सभी छात्रों को, जिन्हें आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, उनके नए जीवन में प्रवेश करने का एक नया अवसर उन्हें प्रदान कर रहा है। मैं उनको और उनके माता पिता को हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। के साथ आज का दीक्षांत समारोह समाप्त होता है। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। आप सब लोग खड़े हो जाएं, यथास्थान खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के बाद हम सब विसर्जित होंगे। Please.